गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एस उदय आज प्रेजेंट हुआ हूँ इलेक्ट्रोस्टैट के सेकेंड लेक्चर के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। आप जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शन छोड़ के। तो ठीक उसी तरह से चार्ज के पास डायरेक्शन नहीं है। और चार्ज कैसे रूल्स को फॉलो करेंगे? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए स्केलर ऑपरेशन के लॉज को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए फर्स्ट चार्ज है Q1 इज इक्वल टू 10 कूलम और सेकेंड चार्ज है Q2 इज इक्वल टू 2 कूलम। अगर इन्हें ऐड करना है Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू जस्ट लाइक नंबर स्केलर एडिशन के रूल के अकॉर्डिंग हम इसे ऐड करेंगे। 10 प्लस 2 12 कूलम। अगर सब्सट्रैक्ट करना है तो Q1 माइनस Q2 यानी 10 कूलम माइनस 2 कूलम इज इक्वल टू 8 कूलम। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो कभी भी डिवीजन डिफाइंड नहीं होता। तो लॉज ऑफ बेसिक अलजेब्रा जो है उसके अकॉर्डिंग इसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम करते हैं। आगे देखना, रिप्रेजेंट क्या करता है इलेक्ट्रिक चार्ज? इट रिप्रेजेंट्स एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉन की कमी किसी ऑब्जेक्ट में है या नहीं, इस बात को रिप्रेजेंट करता है कौन? चार्ज। कैसे वो देखना, ये एक न्यूट्रल बॉडी है। तो न्यूट्रल बॉडी के अंदर जितने सारे एटम्स होंगे सारे के सारे न्यूट्रल होंगे, यानी उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट पे n इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे यानी इस पे इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज और मास दोनों साथ लेके यहाँ ऐड होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हुआ तो माइनस 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 चार्ज इस पे आएंगे। यानी जब किसी न्यूट्रल बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वह बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाती है। यानी यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे निगेटिव चार्ज आएगा। कितना निगेटिव चार्ज आएगा? जितना हम ऐड करेंगे, यानी माइनस n इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर n इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं तो माइनस n इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे निगेटिवली चार्ज हो जाती है ऑब्जेक्ट। अब आगे, अगर हम इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, माइनस करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो जो नए सब्सटेंस करेस्पॉन्डिंगली बनेंगे उनमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। जितने इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ से बाहर निकालते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ डिफिशियंसी होगी और उतना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा। यानी कि प्लस n इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज यहाँ पे क्या होगा? जनरेट होगा। तो एक न्यूट्रल बॉडी में अगर डिफिशियंसी होती है इलेक्ट्रॉन की तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। और अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो उस कंडीशन में उस पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। आगे चलते हैं। चार्ज इज ट्रांसफेरेबल। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, यानी कंडक्टर का बना हुआ है। अगर उस पर पहले से चार्ज है और उसे किसी वायर, कंडक्टिंग वायर के थ्रू किसी दूसरे कंडक्टर से जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है वहाँ से चार्ज का सर्कुलेशन होगा दूसरे तरफ। अगर यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है
तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र होंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता यानी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती, तो इस ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन यहाँ से सर्कुलेट होके यहाँ आती और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता। पहले था ये पॉजिटिवली चार्ज, ये न्यूट्रल था, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज कुछ रिड्यूस होगा और उतने ही अमाउंट में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, जनरेट होगा। तो चार्ज जो है वो ट्रांसफरेबल है। अगर उसको पाथ मिले, ठीक है, और दोनों ऑब्जेक्ट कंडक्टिंग हो तो उस कंडीशन में चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे। चलते हैं आगे दूसरी प्रॉपर्टी चार्ज की। दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास का मतलब क्या है कि अगर किसी चीज़ पे चार्ज है तो उस चीज़ के पास निश्चित रूप से मास रहा होगा, यानी कि बिना मास के चार्ज होना संभव नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर प्रोटॉन के पास चार्ज है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो प्रोटॉन के पास मास भी है कितना, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। यानी बिना मास के कभी भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन बिना चार्ज के मास एग्जिस्ट कर सकता है। दुनिया में बहुत सारे न्यूट्रल बॉडी हैं जिन पे चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन या कोई भी ऑब्जेक्ट जो न्यूट्रल है उस पर चार्ज नहीं होता है, लेकिन उस पर मास होता है, उसका मास होता है। तो यहाँ पे बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है, लेकिन बिना चार्ज के मास पॉसिबल है। अब देखना, चार्जिंग करते समय क्या ऑब्जेक्ट का मास में चेंज आता है। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज करते हैं, पहले से वो न्यूट्रल है, तो क्या उसके मास में कोई चेंज आएगा। तो यहाँ पे देखना, मान लो ये न्यूट्रल बॉडी है, इसका मास है m0। कितना है मास, m0। अब मैं इससे क्या करता हूँ, n इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूँ। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो ऑब्जेक्ट पे कैसी चार्ज आएगी, पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में इसके रेस्पेक्ट में, न्यूट्रल वाले के रेस्पेक्ट में n इलेक्ट्रॉन कम है। जब बाहर निकाल दिए इलेक्ट्रॉन को तो ये इलेक्ट्रॉन अपना मास लेके बाहर निकला है, यानी मास कितने से रिड्यूस हो गया, -n इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन me। यानी इस पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो करेस्पॉन्डिंग न्यूट्रल बॉडी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, कम होगा। अब कितने से कम होगा, तो यहाँ देखना, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज लेस देन मास ऑफ न्यूट्रल बॉडी। अब है क्या रिलेशन दोनों में, जब पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी के मास में निकाले जाने वाले इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड करते हैं, यानी n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, तो न्यूट्रल बॉडी के मास के इक्वल हो जाता है। यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अपने करस्पॉन्डिंग न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हल्की होती है। आगे चलता हूँ, अगर इस न्यूट्रल बॉडी पे n इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड किया हूँ तो इलेक्ट्रॉन का मास भी क्या हुआ, ऐड हो गया। तो जितना मास ऐड हुआ है उतने से इस ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखना, मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन मास ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। अब कितने से ज़्यादा होगा वो देखना, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट का मास न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के मास में n इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड करने पे मिलेगा। यानी ये पहले से था और इसमें ये ऐड कर दिए, तो m0 प्लस n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये टोटल का टोटल मास हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट का। क्लियर। यानी जब भी हम चार्ज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो उसके मास में
चेंज आता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज थे। अब तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये जो दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, इसमें हमने मास को चेंज होते हुए देखा। जब ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाती है तो मास में क्या होता है? चेंज आता है। क्या रियल लाइफ में भी ऐसा होता है? यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन आ जाए, न्यूट्रल बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो क्या उसका मास चेंज होगा? तो इसको इस तरह से प्रैक्टिकली हम समझेंगे, इस तरह से प्रैक्टिकली समझेंगे। देखना, अभी आप न्यूट्रल बॉडी हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो मास बढ़ गया। ये क्या है? चार्ज वाला केस। रियल लाइफ में देखना, मान लो आप हैं, आप अभी किसी के साथ सेटिंग नहीं किए हुए हैं, न्यूट्रल हैं, तो आपका मास है m0, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी बन गई कौन? गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो बन गई, तो अब आपका मास बढ़ेगा या घटेगा? आप पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो गई है, ठीक है। तो देखना मास कैसे घटेगा कैसे बढ़ेगा। सबसे पहले ये आपका वॉलेट है, वॉलेट से खर्च का अमाउंट क्या होगा? बढ़ेगा। पैसा जाएगा, पैसा क्या होगा? जाएगा। कुछ गिफ्ट के फॉर्म में, कुछ पानी पूरी गोलगप्पे के फॉर्म में, वगैरह वगैरह, अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले पैसा जाएगा, तो पैसा अपना मास लेके जाएगा, तो यहाँ से मास रिड्यूस हुआ। अब दूसरा तरीका देखना, आपका जो पॉकेट मनी था वो लिमिटेड था। मान लीजिए 5,000 रुपया खर्च आपको दे रहे थे गार्जियन। अब उसमें से 2,000 रुपया आपने इस पे खर्च करना शुरू कर दिया, तो बाकी आपके पास कितना बचा? 3,000। अब ये 3,000 में पहले आप 5,000 था तो ज़्यादा खाना पीना खाते थे होटल में, वगैरह वगैरह, फल फूल, फालूदा, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक। तो जो भी एनर्जी जा रही थी आपके शरीर में, वो आपके शरीर का मास बढ़ा रही थी। लेकिन जैसे ही ये पॉकेट मनी आपका रिड्यूस हो गया, तो आपके अंदर जाने वाले एनर्जी का अमाउंट क्या हुआ? घट गया। तो घट गया तो मास भी घटेगा, आप दुबले पतले होते जाएंगे। तो रियल लाइफ में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होती है तो उस कंडीशन में मास क्या होता है? घट जाता है। लेकिन चार्ज के केस में क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उस कंडीशन में मास बढ़ जाता है। तो कभी भी रियल लाइफ में इलेक्ट्रॉन जोड़ने का प्रयास न करें, आप हल्के फुल्के होंगे, फिर पतंग की तरफ इधर उधर उड़ते फिरेंगे। चलता हूँ थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। तो यहाँ पे देखना, थर्ड प्रॉपर्टी पे आता हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी ये है चार्ज का टाइप। चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स। चार्ज कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इंसानों की तरह इसमें बीच वाला नहीं होता। जैसे इंसानों में आदमी, औरत और बीच में एक छक्का होता है। आप कहेंगे कि सर न्यूट्रल बॉडी, तो न्यूट्रल बॉडी चार्ज ऑब्जेक्ट में नहीं काउंट होती है। चार्ज दो ही तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मैं कहता हूं कि पहला चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो है Q1 इज इक्वल टू है +5 कूलम, और दूसरी चार्ज जो है Q2 इज इक्वल टू है -5 कूलम। अब आपसे सवाल है कि ये बड़ा कि ये बड़ा, आलू बड़ा कि प्याज बड़ा, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? सर इसको ऐड तो किए थे स्केलर की तरह, मल्टीप्लाई किए थे स्केलर की तरह, तो इसका कंपैरिजन भी स्केलर की तरह करेंगे। और नेगेटिव नंबर जो है वो छोटी होती है और पॉजिटिव नंबर जो है वो बड़ी होती है।
तो ये वाला निश्चित रूप से बड़ी होगी, यानी आपका जवाब होगा कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2 और आपका जवाब 100% गलत है। ये माइनस साइन और प्लस साइन जस्ट एक एजम्पशन है। जैसे इस दोनों में से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। जैसे मान लीजिए जिस समय भगवान ने इंसान मतलब आदमी और औरत को बनाया, उस समय अगर कहा जाता कि आदमी के प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाले, यानी कि आदमी जो है उसका नाम रखा जाता औरत और औरत का नाम रखा जाता क्या, आदमी, तो हम लोग आज औरत होते, यहाँ पे लटक मटक के ऐसे ऐसे पढ़ाते और बगल में फलाने सर चिलाने सर जो हैं वो अपने डोरे डालते रहते हम भी पानी पूरी गोलगप्पे वगैरह वगैरह गिफ्ट लेने के चक्कर में उनको भी थोड़ा स्माइल दिया करते। तो यहाँ पे सवाल है कि आदमी बड़ा कि औरत, दोनों का इम्पोर्टेंस लाइफ के लिए सेम है, दोनों में से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। आदमी के जो चीज़ आइडेंटिफिकेशन के लिए हैं उससे पहचान होता है कि ये आदमी है, और औरत के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो चीज़ें हैं उससे ये पहचान होता है कि ये औरत है। तो बिल्कुल उसी तरह से प्लस साइन और माइनस साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के सारे प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगे, और माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करेगा कि नेगेटिव चार्ज के जो सारे प्रॉपर्टीज़ हैं ये वाला चार्ज उन सारे प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगे। यानी नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ये सारी चीज़ें इनके साइन से पता चलता है। और सच ये है कि Q1 और Q2 में कोई भी बड़ा नहीं है, Q1 इक्वल है किसके, Q2 के, अगर इनके मैग्नीट्यूड आपस में सेम है। तो साइन से आप कभी भी बड़ा और छोटा चार्ज को कंपेयर नहीं करेंगे। ऑप्शन अगर दे दे कि ये बड़ा कि ये बड़ा, तो आप कहेंगे कि दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है। तो चार्ज दो टाइप के, ठीक है, चार्ज कितने टाइप के, दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव, बीच वाला इनमें नहीं होता है। तो ये था कौन सा प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी। अब हम चौथी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो देखना नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्ज reside only on outer surface of a conductor but not in insulator, not in insulator। देखना ये कोई भी कंडक्टिंग सब्सटेंस है, यानी इसके बॉडी के अंदर बाहर सब जगह चार्ज पार्टिकल क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा, ठीक है, या दो इलेक्ट्रॉन रख दिए यहाँ और यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो नेगेटिव चार्ज में क्या होंगे, दुश्मनी, रिपल्सन होगा। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस बना के रखना चाहेंगे। तो ये चार्ज कहाँ चला आएगा, इस चार्ज से सबसे दूर, और ये चार्ज भी सबसे दूर जाना चाहेगा, यानी दोनों के दोनों आउटर सरफेस पे जाके रिसाइड करेंगे। ये कंडक्टर का केस है, ये कंडक्टर का केस है जिसमें चार्ज जो है वो आउटर सरफेस पे जाके रिसाइड करते हैं, एग्जिस्ट करने लगते हैं। अगर यही में ये जो सब्सटेंस है वो कंडक्टर ना हो के इंसुलेटर होता, तो इंसुलेटर होता अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन रखते, यहाँ इलेक्ट्रॉन रखते, तो इधर इधर जाने के लिए रास्ता तो है ही नहीं, क्योंकि बैड कंडक्टर इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन फ्रीली फ्लो नहीं करते हैं। तो बैड कंडक्टर में बॉडी, मटेरियल बॉडी के अंदर भी रिसाइड कर सकता है चार्ज, अंदर भी एग्जिस्ट करेगा। ये बैड कंडक्टर का केस है, इंसुलेटर का केस है।
यानी कि कंडक्टर में सिर्फ आउटर सरफेस पे रिसाइड करता है चार्ज, और बैड कंडक्टर के केस में मटेरियल बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। आगे चलता हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी of a conductor is inversely proportional to radius of curvature, radius of curvature। इस चीज़ का प्रूफ इसी चैप्टर में जब आपको पढ़ाया जाएगा कैपेसिटर, तो यहाँ पे उस जगह पे आपको दिया जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। मान लीजिए ये कोई स्फीयर है, इस पे टोटल चार्ज जो देंगे कंडक्टिंग स्फीयर है तो ओनली आउटर सरफेस पे रिसाइड करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि टोटल चार्ज है +Q, रेडियस है इस स्फीयर का R, तो सरफेस एरिया A इज इक्वल टू कितना? 4πr²। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होता है। ये कितना? 4πr²। तो यहाँ पे देखना, A एरिया में चार्ज का अमाउंट कितना है? +Q। तो यूनिट एरिया में चार्ज का अमाउंट कितना? +Q डिवाइडेड बाई A। चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है वो सुनना, कि मान लो इस टाइप का कोई कंडक्टर है, ऐसे इस टाइप का कोई कंडक्टर है, यहाँ पे इस जगह पे देखते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ही लार्ज है। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। और इस जगह पे देखता हूँ, इस जगह पे या इस जगह पे देखता हूँ, ऐसे बना देता हूँ, इस जगह पे देखता हूँ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर काफ़ी छोटी है, ये डिस्टेंस काफ़ी छोटी है R2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ ज़्यादा है, वहाँ पे कम है। तो अगर इस पे मैं +Q चार्ज देता हूँ तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा सरफेस पे, बल्कि जिस जगह पे रेडियस काफ़ी कम है उस जगह पे चार्ज बहुत ही डेंस होगा। चार्ज क्या होगा? बहुत ही डेंस होगा। और जिस जगह पे रेडियस काफ़ी बड़ा है उस जगह पे चार्ज जो होगा लेस डेंस होगा, दूर दूर होगा आपस में। यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। जितनी ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर, शार्पनेस कर्व का उतना ही कम, और जितनी छोटी रेडियस ऑफ कर्वेचर, शार्पनेस कर्व का उतना ही ज़्यादा। अब आप लोग बिल्डिंग बनने पे ऊपर में त्रिशूल लगा हुआ बिल्डिंग के ऊपर या फिर क्रॉस लगा हुआ ईसाई वगैरह के घरों पे देखते होंगे। क्या है वो देखना, मान लो ये बिल्डिंग बनी है
तो यहाँ पे लोग एक मंदिर बना देते हैं या फिर बिना मंदिर बनाए हैं इस तरह से त्रिशूल लगा देते हैं ऐसे। और यहाँ पे त्रिशूल का जो सबसे पिक पॉइंट होता है वो काफ़ी शार्प होता है। अब ये त्रिशूल जो है वो मेटल का बना हुआ है और इसका कनेक्शन जो है वो ग्राउंड से जो भी पिलर दिए गए हैं जिसमें मेटल के रॉड हैं उससे होता है। अब देखना, कभी थंडर क्रिएट हुआ एटमॉस्फेयर में और ये थंडर एटमॉस्फेयर से होते हुए पास कर रही है। जो मटेरियल हैं, वाटर हैं वगैरह वगैरह जो भी चीज़ हैं वो कंडेंस होते हैं हाई डेंसिटी की वजह से, वो एक सॉलिड चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं और वो जब एटमॉस्फेयर से होके हाई डेंसिटी की वजह से पास होती है, अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करती है, तो जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल हैं वो इनके पार्टिकल से टकराते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, जनरेट होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है। तो हम जानते हैं कि अर्थ क्या है, अर्थ इलेक्ट्रॉन की भंडार है। जितना इलेक्ट्रॉन डालो ये गेन कर लेगी और जितना इलेक्ट्रॉन निकालो ये देने में सक्षम है। तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट जब इधर मूव करती है तो इसके इलेक्ट्रॉन पे क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है। तो करस्पॉन्डिंगली ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं। और यहाँ पे शार्प पॉइंट होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। अब इन सारे मेटल के पार्ट्स में डिफिशियंसी होगी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच करके यहाँ जा रही है। तो यहाँ पे अर्थ क्या करती है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करती है, यानी अर्थ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से जंप करके इस ऑब्जेक्ट, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। हाई अट्रैक्शन की वजह से यहाँ से क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और फाइनली इसके चार्ज को कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर ये थंडर गिरता भी है इस बिल्डिंग पे तो ज़्यादा क्षति नहीं होती है। ठीक है, तो ये त्रिशूल सिर्फ शंकर बाबा का वरदान नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी बचाने के लिए भी वरदान है। क्लियर? तो ये थी पांचवी प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं छठी। पांचवा खत्म हो गया, छठवां सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, आप सब लोग जानते ही हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी के बारे में, बट बताना फॉर्मेलिटी है। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेज repel each other but unlike attract. Like charges repel each other but unlike attract. ऐसे भी आप जानते हैं कि एक जैसा जो होता है उसमें रिपल्सन होता है, लड़का लड़का में रिपल्सन होता है और लड़का लड़की में अट्रैक्शन होता है। यानी प्लस प्लस अगर चार्ज है, प्लस Q1 और प्लस Q2, तो इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन। और यहाँ पे प्लस Q1 है और माइनस Q2 हो अगर, तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी अनलाइक चार्ज के बीच प्यार होता है और लाइक चार्ज के बीच दुश्मनी। लड़कों लड़कियों में भी ऐसा होता है, और कितने लड़के तो ऐसे हैं दुश्मनी का नाम सुनते ही घर से दौड़ के कट्टा ले आते हैं, ले हो गया दुश्मनी, बस नाम सुनना है दुश्मन का। और प्यार की बात, कुछ बच्चे तो बस प्यार का नाम सुनते हैं, बच्चे गोवा और स्विट्ज़रलैंड
बच्चे का दिमाग हनीमून पे चला जाता है। और लड़कियां थोड़े ना पीछे होती है, लड़कियां तो जहाँ प्यार का नाम आता है, हनीमून के 10 महीने 9 महीने बाद होने वाले का नाम भी सोच लेते हैं कि चुनुआ मुनुआ रखूँगा कि चुनिया मुनिया रखूँगा। तो लड़कियां भी पीछे नहीं होती है। तो यहाँ पे लाइक चार्ज जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये थी 6th प्रॉपर्टी। अब हम लोग आगे चलते हैं 7th प्रॉपर्टी की तरफ। सेवेंथ प्रॉपर्टी है चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट, इनवेरिएंट का मतलब क्या है, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ reference frame and a speed of body। चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है, मतलब रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। किसी ऑब्जेक्ट पे रहने वाला चार्ज अगर रेफरेंस फ्रेम प्राइमरी है तो जितना था उतना ही सेकेंडरी रेफरेंस फ्रेम में भी होगा, जबकि मास बदल जाता है। प्राइमरी रेफरेंस फ्रेम वाले ऑब्जेक्ट को जब सेकेंडरी रेफरेंस फ्रेम में ले जाते हैं तो प्राइमरी रेफरेंस फ्रेम वाले ऑब्जर्वर के लिए उस ऑब्जेक्ट का मास बदल जाता है। अब देखना कैसे बदलता है, कितना क्या होता है। दूसरी चीज, स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्जेक्ट पे जितना चार्ज है रेस्ट में उतना ही मोशन में होगा, और स्पीड बढ़ा देंगे तो भी चार्ज उतना ही रहेगा, लेकिन मास पे फर्क पड़ता है, मास चेंज होता है। कैसे वो देखना। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जो अभी अभी रेस्ट में है। अभी अभी किस में है, रेस्ट में। ये रेस्ट में है। जब रेस्ट में है तो इस पे चार्ज है कितना, Q0, और इसका मास कितना है, M0। जब रेस्ट में ऑब्जेक्ट है तो इसके मास को कहते हैं रेस्ट मास। इसके मास को कहते हैं क्या, रेस्ट मास। अब इसी ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूं, v स्पीड से मोशन में सेट कर देता हूं। इसको v स्पीड प्रोवाइड कर देता हूं, मोशन में सेट कर देता हूं। तो इस पे बाद में जो चार्ज होगा, ठीक है, Q, वो इक्वल होगा किसके, Q0 के। रेस्ट में जितना चार्ज था उतना ही चार्ज इसमें मोशन में, इसको मोशन में आने पर भी इस पे रहेगा। दूसरा देखना, जब मोशन में ये ऑब्जेक्ट आ जाएगी तो इसका मास जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट का मास अलग था और मोशन में जब उसी ऑब्जेक्ट को सेट कर दिए तो मास में चेंज आएगा। मोशन कर रहे ऑब्जेक्ट के मास को कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास। क्या कहते हैं, रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मास। अब रिलेटिविस्टिक मास और रेस्ट मास में रिलेशन क्या होता है वो सुनना। रिलेटिविस्टिक मास m इज इक्वल टू रेस्ट मास m0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। जहां v क्या है, m क्या है, रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मास। m0 क्या है, रेस्ट मास। v क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम।
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये काफ़ी हाई स्पीड है। इसका मतलब है कि मास बदलेगा तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बदलेगा। अब डिफरेंट केसेस देखते हैं। सर हमने पूरी मैकेनिक्स पढ़ लिया और जब भी पार्टिकल मोशन कर रहा था तो उसका मास हमने कांस्टेंट ही माना, वहाँ पे तो सारा फिजिक्स ही गलत हो जाएगा। तो नहीं, गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखना। जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़े तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो काफ़ी कम थी, 100 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, जो कि लाइट के स्पीड के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम थी। यानी अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट के स्पीड के रेस्पेक्ट में काफ़ी कम हो तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो देखना, केस फर्स्ट केस क्या है? केस फर्स्ट कि इफ a speed of object is very less than a speed of light, then relativistic mass m is equal to rest mass m naught divided by under root 1 minus v square by c square। यहाँ पे v जो है वो काफ़ी कम है, किससे? c से। ये v जो है c से काफ़ी कम, तो इनका रेशो बहुत ही छोटी, और उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटी, मतलब नेग्लिजिबल, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल। यानी ये टर्म जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में क्या हो गया? m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाई √1। अब मास है तो निगेटिव तो होगा नहीं, तो √1 का वैल्यू +1 लेंगे, यानी रिलेटिविस्टिक मास m इज इक्वल टू रेस्ट मास m नॉट। इसका मतलब क्या है कि जब ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट के स्पीड के रेस्पेक्ट में काफ़ी कम हो तो उस कंडीशन में रिलेटिविस्टिक मास और रेस्ट मास क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। इसीलिए हम क्लासिकल मैकेनिक्स में वेरिएबल मास का जिक्र कहीं भी नहीं किए। चलता हूं आगे। सेकंड केस, अगर सर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर लाइट के स्पीड के इक्वल हो जाए तो केस सेकंड देखना। केस सेकंड, अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो उस कंडीशन में रिलेटिविस्टिक मास m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगर v और c आपस में इक्वल हो जाए तो ये वैल्यू 1, इसकी वैल्यू कितनी? 1, तो 1 माइनस 1 0, यानी m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाई 0, 0 का स्क्वायर रूट भी 0, यानी ऑब्जेक्ट की मास m इज इक्वल टू कितनी? इन्फिनिटी। किसी भी रियल चीज़ में अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? इन्फिनिटी, यानी m इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्या कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की मास जो है वो इन्फिनिटी पॉसिबल है? नहीं। जब इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है ऑब्जेक्ट का मास, इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है ऑब्जेक्ट का मास, तो उस कंडीशन में ये केस कभी भी रियल नहीं हो सकता है। यानी ये जो केस है वो है इम्प्रैक्टिकल। कभी भी प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। अब केस थर्ड देखना। केस थर्ड देखना, इफ अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड v से काफ़ी बड़ी हो जाए, लाइट के स्पीड से काफ़ी बड़ी हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा देखना। m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। v c से बड़ी है तो v बाई सी की वैल्यू 1 से बड़ी, और उसका स्क्वायर किए तो और बड़ी, यानी ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 2, 3, 4, 5। अब 1 में से 1 से बड़ी क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ नेगेटिव नंबर आएगा। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट नेगेटिव क्वांटिटी।
किसी भी निगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट क्या होता है? इमेजिनरी। यानी ये चीज़ जो है स्क्वायर रूट ये इमेजिनरी होगा। इसका मतलब क्या है कि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इमेजिनरी तो हो नहीं सकता है। यूनिवर्स का मास भी काउंटेबल है। तो यहाँ पे देखना मास इमेजिनरी हो नहीं सकता है। इसका मतलब वेलोसिटी कभी भी इतना हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि इसको जब लेके चलते हैं तो मास क्या आता है? इमेजिनरी। इसका मतलब है किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड v c से ज़्यादा हो, इसे सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी v कभी भी c से बड़ी नहीं हो सकती है, ये इमेजिनरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है, नहीं बदलता है, ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बदलने से, ना ऑब्जेक्ट के स्पीड में चेंज आने से, लेकिन मास जो है ऑब्जेक्ट का वो चेंज होता है। रिलेटिविस्टिक मास और रेस्ट मास में क्या रिलेशन है, इसे आपने अभी देखा। अब हम लोग आगे चलते हैं 8th प्रॉपर्टी की तरफ। एट्थ प्रॉपर्टी की तरफ। 8th प्रॉपर्टी क्या कहती है कि चार्ज इन an isolated system is conserved किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज का अमाउंट कंजर्व रहता है। इसका मतलब क्या है वो सुनना। सबसे पहले सिस्टम क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट को हम सिस्टम करते हैं, जिसका स्टडी करना होता है, जिसके बारे में, उसे हम सिस्टम कंसिडर करते हैं। और उसको छोड़ के बाकी जो भी पार्ट है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? सराउंडिंग। तो सिस्टम तो हम समझ गए, बाकी बचा आइसोलेटेड सिस्टम। तो सिस्टम जो है वो 3 टाइप का है। फर्स्ट जो है वो है ओपन सिस्टम। दूसरा जो है सेकंड वो है क्लोज्ड सिस्टम। और तीसरा जो है थर्ड वन वो है आइसोलेटेड सिस्टम। कैसा सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम। तीनों क्या है वो देखना। वैसा सिस्टम जिससे मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो सराउंडिंग के साथ। जैसे एक ओपन जार है, बकेट है, कुछ भी, यहाँ पे मैंने बर्नर जला दिया तो यहाँ पे क्या होगा? हीट का सप्लाई होगा, एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है यहाँ। और यहाँ पे मान लो मैंने पानी रख दिया या कोई भी सब्सटेंस, तो जब ये ओपन है तो यहाँ से क्या होगा? मास का भी एक्सचेंज होगा। तो अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र होता है तो उसे कहते हैं ओपन सिस्टम। अब दूसरा देखना, मैंने क्या किया, यहाँ पे बंद जार में कोई लिक्विड ले लिया, पानी ले लिया। अब मैं इसको हीटअप करता हूँ, तो हीटअप करूँगा तो ये कंडक्टिंग वॉल है, तो यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफ़र क्या होगा? पॉसिबल है। लेकिन कितना भी गर्म करूँ, जब तक ये दीवार फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तब तक यहाँ से मास का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। तो वैसा सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी का एक्सचेंज हो लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं हो, तो वैसे सिस्टम को कहते हैं
क्लोज्ड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम, मैं क्या करता हूँ, एक इंसुलेटर का बना हुआ वॉल इस तरह से लेता हूँ और इसके अंदर कोई सब्सटेंस रख देता हूँ। अब यहाँ से मैं हीट देता हूँ, यहाँ से हीट क्या करता हूँ, देता हूँ। जब यहाँ से हीट देता हूँ तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि ये बॉल जो है वो कैसा है, बॉल जो है वो कैसा है, एडियाबेटिक बॉल है, एडियाबेटिक बॉल है, यानी हीट का एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। अब क्लोज्ड सिस्टम है तो यहाँ पे मास का भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो वैसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ, अपने सराउंडिंग के साथ न तो एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं न ही मास का एक्सचेंज करते हैं, वैसे सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये क्या कहता है एट्थ प्रॉपर्टी, कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज का अमाउंट हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। चाहे इसके अंदर फिजिकल प्रोसेस हो, चाहे केमिकल प्रोसेस हो, चाहे न्यूक्लियर प्रोसेस हो, चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व। यानी प्रोसेस से पहले का चार्ज का अमाउंट और प्रोसेस के बाद चार्ज का अमाउंट दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कुछ जो है प्रोसेस वो ऐसा लगता है कि यहाँ पे चार्ज जो है वो जनरेट हो रहा है या डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, यानी इस रूल को अवॉइड कर रहा है वो प्रोसेस, बट ऐसा नहीं है। कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, एग्जांपल देता हूँ। पहला एग्जांपल है पेयर प्रोडक्शन, पहला एग्जांपल है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन की घटना कब होती है, मान लीजिए कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ये है अनस्टेबल न्यूक्लियस। अनस्टेबल न्यूक्लियस जिससे अल्फा बीटा गामा बाहर निकल सकें, ऐसा न्यूक्लियस कहलाता है अनस्टेबल न्यूक्लियस। मैं क्या करता हूं वो देखना, एक गामा फोटोन, इस तरह से गामा रेडिएशन भेजता हूं, एक गामा फोटोन इस न्यूक्लियस के अंदर भेजता हूं, तो ये गामा फोटोन यहाँ एब्जॉर्ब होगी और यहाँ से क्या होगा, दो पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे। गामा फोटोन है, ठीक है, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू। तो इस गामा फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू कितनी, h इंटू न्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, फोटोन है तो इसका रेस्ट मास 0 होता है, तो हम मास का जिक्र यहाँ पे नहीं करेंगे, यानी इसके पास मास 0 है, मास है ही नहीं। अब देखना, यहाँ पे जैसे ही ये इंटरेक्ट करेगा अनस्टेबल न्यूक्लियस से, तो दो पार्टिकल निकलेंगे, एक E माइनस और दूसरा E प्लस। ये E माइनस कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m इज इक्वल टू होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अब ये दूसरा जो पार्टिकल निकला है ये कहलाता है पॉजिट्रॉन, ये कहलाता है क्या, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन का पेयर है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, सिर्फ इस पे चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है, यानी इस पे जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होता है। यानी चार्ज ऑन E प्लस इज इक्वल टू +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और चार्ज मास ऑफ पोजिट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे न्यूक्लियस से निकला ये दोनों पार्टिकल, तो जवाब है नहीं। न्यूक्लियस के मास और एनर्जी पे इस पेयर प्रोडक्शन की घटना में कोई फर्क नहीं पड़ा।
जो यहाँ पे एनर्जी था गामा फोटोन के पास, वही एनर्जी कन्वर्ट हो गया किसमें, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। यानी इस गामा फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू देखेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर प्लस मास ऑफ पॉजिट्रॉन इंटू सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। दोनों का एनर्जी, दोनों का मास को अगर कन्वर्ट कर दे एनर्जी में तो एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी किसके पास थी, गामा फोटोन के पास। यानी अगर अनस्टेबल न्यूक्लियस से इतनी एनर्जी वाला गामा फोटोन इंटरेक्ट करती है तो उस कंडीशन में दो पार्टिकल्स निकलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। आप कहेंगे कि इस प्रोसेस में तो चार्ज जनरेट हो गया सर। हम कहेंगे बिल्कुल, चार्ज जनरेट नहीं हुआ है, चार्ज पार्टिकल जनरेट हुए हैं। यहाँ पे चार्ज आफ्टर प्रोसेस, प्रोसेस के बाद टोटल चार्ज कितना है, E माइनस प्लस E प्लस। E माइनस कितना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्लस E प्लस कितना, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना, 0। यानी आफ्टर पेयर प्रोडक्शन नेट चार्ज कितना है, 0। अब पेयर प्रोडक्शन से पहले देखते हैं चार्ज बिफोर प्रोसेस। प्रोसेस से पहले टोटल चार्ज कितना, गामा फोटोन के पास सिर्फ एनर्जी है, चार्ज तो होता ही नहीं है। यानी प्रोसेस से पहले चार्ज का अमाउंट कितना, 0। चार्ज का अमाउंट कितना, 0। तो बिफोर प्रोसेस जितना चार्ज था, आफ्टर प्रोसेस उतना ही चार्ज है। चार्ज ना तो क्रिएट हुआ है ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है। हाँ, किसी प्रोसेस में चार्ज पार्टिकल जनरेट हो सकते हैं, बट नेट चार्ज बिफोर प्रोसेस इज इक्वल टू नेट चार्ज आफ्टर प्रोसेस। क्लियर। चलता हूं आगे। ये पहली घटना थी पेयर प्रोडक्शन की। अब दूसरा ऐसा फेनोमेनन है जिसमें लगेगा कि चार्ज पार्टिकल क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, बट ऐसा होता नहीं है। दूसरी घटना मैं आपको दिखाता हूं। दूसरी घटना है एनिहिलेशन। दूसरी घटना है एनिहिलेशन। एनिहिलेशन क्या है वो देखना। जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं, ये कोलिजन हो रहा है। जब आपस में कोलाइड करते हैं तो दो इक्वल एनर्जी वाले गामा फोटोन बाहर निकलते हैं, एक फोटोन इधर और दूसरी फोटोन इधर। ठीक है, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है मास ऑफ पॉजिट्रॉन। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन। नेट चार्ज बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले नेट चार्ज कितना, 0। जितना यहाँ माइनस उतना ही यहाँ प्लस। अब कोलिजन के बाद देखते हैं। इसकी एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू, दो फोटोन बने हैं इक्वल एनर्जी वाले, तो एक इससे बना होगा एक इससे, दोनों का मास सेम ही है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर इसकी एनर्जी। और इसकी एनर्जी कितनी, E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू ME इंटू सी स्क्वायर। पॉजिट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास तो आपस में सेम ही है। अब यहाँ देखना, ये दोनों के दोनों फोटोन जो बने हैं इन पे चार्ज तो होता नहीं है, तो चार्ज आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद नेट चार्ज कितना, 0। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इस घटना में, एनिहिलेशन की घटना में, चार्ज पार्टिकल की संख्या कम हो गई है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल की संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है, लेकिन नेट चार्ज का अमाउंट बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन आपस में क्या है, सेम है। ठीक है, तो किसी भी प्रोसेस, केमिकल, फिजिकल, ऑर्गेनिक रिएक्शन हो, इनऑर्गेनिक रिएक्शन हो, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोसेस, दुनिया का कोई भी प्रोसेस हो, उसमें
चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो सकता है या डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन नेट चार्ज जो आइसोलेटेड सिस्टम का है वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब आगे चलते हैं 9th प्रॉपर्टी की तरफ। नाइन्थ प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो एक पैकेट के एक स्टैंडर्ड साइज के मल्टीपल में होगा। दूसरी तरह से हम लिख सकते हैं इसको, चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होता है। देखना, हमें एक बॉडी के अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना होगा इस चीज़ को समझने के लिए। ये एक ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट छोटे छोटे एटम से बने होते हैं। तो ये सारे एटम्स हैं, इसमें से एक एटम को मैं यहाँ पे बनाता हूँ। मान लो ये सोडियम है या मैग्नीशियम है, कुछ भी। तो एक एटम को मैं यहाँ पे बनाता हूँ। सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, घूमते रहते हैं इस तरह से। न्यूक्लियस में कौन रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और इनके बीच न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है। न्यूट्रॉन के भी बीच वर्क करता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के भी बीच वर्क करता है और प्रोटॉन के भी बीच वर्क करता है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा होने लगता है तो उस कंडीशन में वो स्ट्रांगली अट्रैक्टिव हो जाता है और इनको एक दूसरे से दूर जाने नहीं देता है। यानी कभी भी इस प्रोटॉन को बाहर निकालना संभव नहीं है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और उस फोर्स से ये बंधा हुआ रहता है। इस फोर्स के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेग्लिजिबल होता है। यानी कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो प्रोटॉन को अलग नहीं कर सकता है न्यूक्लियस से, यानी एक प्रोटॉन को खींच के बाहर नहीं निकाल सकता है। तो किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज लाना है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं या उस पर इलेक्ट्रॉन बाहर से डाल सकते हैं। प्रोटॉन का ट्रांसफर संभव नहीं है ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब जब भी हम निकालेंगे यहाँ से तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन, यानी जब भी इस पे चार्ज आएगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के फॉर्म में। अगर यहाँ पे डालेंगे तो माइनस ए नहीं आएगा चार्ज, और अगर निकालेंगे तो प्लस ए नहीं आएगा। ये चीज़ आप समझ रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज वाला पार्टिकल नहीं है? तो हाँ है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अभी तक न्यूक्लियस के अंदर मोर देन 100 पार्टिकल्स का डिस्कवरी हो चुका है, और मोर देन 100 पार्टिकल्स में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अस्टेबल पार्टिकल हैं। उनके अलावे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन, पॉजिट्रॉन, ठीक है। लेकिन उन सबको न्यूक्लियस से बाहर निकालना संभव नहीं है।
तो सवाल है कि क्या सेल में कोई और पार्टिकल होता है? तो जवाब है हाँ, लेकिन वो पार्टिकल स्टेबल नहीं होता है। आपने नाम सुना होगा क्वार्क का, आपने नाम सुना होगा क्वार्क का। क्वार्क 6 टाइप के अभी तक खोजे जा चुके हैं। कौन कौन? अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। अप क्वार्क पे चार्ज होता है +2e/3, इलेक्ट्रॉन का 2/3। डाउन क्वार्क पे चार्ज होता है -2e/3। इन क्वार्क के ही मिलने से इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। यहां पे तीसरा क्वार्क है टॉप क्वार्क। टॉप क्वार्क पे चार्ज होता है +e/3। और चौथा क्वार्क है बॉटम क्वार्क। बॉटम क्वार्क पे चार्ज होता है -e/3। आगे चलता हूं, बॉटम क्वार्क, टॉप क्वार्क, उसके बाद अगला क्वार्क कौन सा है? चार्म क्वार्क। चार्म क्वार्क पे कोई चार्ज नहीं होता है। और छठा क्वार्क है स्ट्रेंज क्वार्क। चार्म क्वार्क क्या करता है? जब भी किसी पार्टिकल पे फॉल हो जाता है, उससे कोलैप्स हो जाता है, तो उस पार्टिकल को चार्मिंग प्रोवाइड करता है, ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उस पार्टिकल को देखते हैं तो काफ़ी चमकता हुआ दिखता है। स्ट्रेंज क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क बहुत ही कम मास, बहुत ही कम एनर्जी वाला क्वार्क है। जब ये किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल से एसोसिएट होता है तो उसका रूप रंग बिल्कुल बदल देता है। इलेक्ट्रॉन से एसोसिएट होगा तो लगेगा ही नहीं कि अगला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रहा होगा, या प्रोटॉन से कंबाइन होगा तो लगेगा ही नहीं कि ये प्रोटॉन है, किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो चुका है। अब सवाल है, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, क्या ये सब न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं या सेल में भी एग्जिस्ट करते हैं? तो मैं कहता हूं कि इन्हीं क्वार्क से ये इलेक्ट्रॉन भी बने हैं, और ये प्रोटॉन भी बने हैं, और ये न्यूट्रॉन भी बने हैं। तो सर, इलेक्ट्रॉन को तोड़ के क्वार्क को बाहर क्यों नहीं निकालते? तो क्वार्क का लाइफ जो होता है वेरी शॉर्ट होता है। लाइफ जो है वेरी शॉर्ट होता है, काफ़ी कम होता है। जब तक हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं क्वार्क को, तब तक वो रिकम्बाइन हो जाता है, फिर से कंबाइन होकर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कर देता है। इस वजह से इंडिपेंडेंट स्टेट में कभी भी हमें क्वार्क नहीं मिलता है, ताकि उसे पकड़ के हम ट्रांसफ़र कर सकें या इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके क्वार्क को ट्रांसफ़र कर सकें। और क्वार्क और एंटी क्वार्क के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। साथ ही साथ जब काफ़ी क्लोज होते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स भी वर्क करता है, यानी इलेक्ट्रॉन के अंदर भी न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को तोड़ के क्वार्क का ट्रांसफ़र करना पॉसिबल नहीं है। यानी दुनिया में किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज जनरेट करना हो तो एक ही तरीका बचा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन को चाहे तो भेजो, जब भी भेजोगे तो उस कंडीशन में दोनों पे क्या होगा? चार्ज जनरेट होगा। यानी कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज एग्जिस्ट करेगा Q, तो वो किसके इक्वल होगा? ±NE के। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल में ही किसी पे चार्ज होगा। 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, कभी भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का आधा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ऐसा नहीं होने जा रहा है। ठीक है, यानी जब भी होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल होगा। अब हम छोटे छोटे 1-2 न्यूमेरिकल्स करेंगे यहाँ पे। तो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं।